हम शुरू करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। कल हमने जो है साइन ऑफ W, सॉरी सिंग लिख दिया गया है, साइन SIGN साइन। I should use this marker, black color. साइन ऑफ W एंड साइन ऑफ Q। ठीक है, आज जो हम शुरू करने लगे हैं वो टॉपिक है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है? इसमें ग्राफ होते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो उसको बनाते कुछ इस तरह से हैं कि एक वाई एक्सिस रखते हैं, इसी तरह एक एक्स एक्सिस रखते हैं। वाई एक्सिस पे जो हमारे पास डाउन टू अप इंक्रीज हो रही है वो एनर्जी है, और इसी तरह लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पे जो आपके इंक्रीज हो रहा है वो है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास जो भी रिएक्शन होता है उसके जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा लो होती है। रिएक्टेंट्स, ठीक है, प्रोसेस को और आसान देख देते हैं कि अच्छा, यहाँ मैं लिखूंगा रिएक्टेंट, यहाँ मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, असल में ये देखो इस तरह से समझा रहा हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी कि कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? कम, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो, रिएक्टेंट जब हम कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो हम हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? वो बड़ी होती है, बड़ी भी मिलती है ना आपको। जैसे कि कुकिंग फूड की एग्जांपल ले लें, खाना जो है जब तैयार होने के लिए रखा जाता है तो यानी कि जब रॉ फॉर्म में होता है इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे मिलेंगे आपको, लेकिन जब खाना तैयार हो जाएगा, जब खाना तैयार हो जाएगा तो वो कहलाएगा उसका प्रोडक्ट, यानी कि कुक्ड फूड जो है वो आपके सामने क्या है? कुक फूड आपके सामने प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर गौर करो तो तुम्हें नजर आएगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इसको मार्क कर दूं कि हमारे पास ये जो है 10 किलो जूल है, और यहाँ मैं मार्क कर दूं कि ये हमारे पास 20 किलो जूल है, और ये हमारे पास 30 किलो जूल है। ठीक है ना, और इसको ऑनवर्ड बढ़ा दें तो ये हमारे पास 40 किलो जूल है, और ये 50 किलो जूल है। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये, जैसे मैं रफ हेडिंग वो दे रहा हूँ वैल्यूज़, तो कहने का मकसद ये है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम, कितनी? 10 किलो जूल। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 30 किलो जूल। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा होगी क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट? इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसको मैं
लेबल कर दूं इसको EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कहा जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहा जाता है, जो मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, चेंज इन एंथैल्पी। क्या है ये? एंथैल्पी, यानी कि इंटरनल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मार्कर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactants to convert into प्रोडक्ट। यानी कि वो एनर्जी जो कि रिएक्टर्स को रिक्वायर्ड होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो मैक्सिमम होती है, यानी कि वो एनर्जी जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब तुम बात को ज़रा गौर से समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें ज़्यादा ही होगी। वो इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि आप जब भी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जैसे कुकिंग ऑफ फूड की मैं जनरल लाइफ में एग्जांपल आपको देता हूँ, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड कर कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो तब जाके खाना जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो हीट हम प्रोवाइड करते रहते हैं तो हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक वक्त आता है कि वो एनर्जी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ पे खाना तैयार होना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमा, इस पॉइंट को मैक्सिमा बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में, आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा रूम टेम्परेचर पर होते हैं। जब खाना तैयार करना शुरू किया तो खाने, जब आपने बर्नर ऑन नहीं किया, तो उस वक्त तो फूड की एनर्जी जो है बिल्कुल वैसी है जैसे कि रूम टेम्परेचर है। लेकिन जब आप हीट करना शुरू करेंगे, खाना बनना शुरू हो जाएगा, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब खाना तैयार हो जाता है, जैसे आप ढक्कन खोलते हैं तो अंदर से हीट निकलती है ना। तो अगर हीट निकल रही है यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो ये है डायग्राम, आपको यही चीज़ समझा रही है। तो ये हो गई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन को पूरा करवाने में मदद करती है। और दूसरे आगे हमारे पास एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी या इंटरनल हीट, इसको मैं आसान लफ्जों में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी जो थी और उसके बाद अब जब हीट एब्जॉर्ब हुई है तो प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंट है, यानी कि उस सिस्टम, उस कंटेनर के अंदर की जो एनर्जी है उसमें चेंज आया। कैसा चेंज आया? पॉजिटिव चेंज आया। क्यों? बड़ी है, नीचे से ऊपर गई है, पॉजिटिव चेंज है ना। 10 से 30 किलो जूल पे चली गई है। कितनी बड़ी? 20 किलो जूल बढ़ी है ना, तो 20 किलो जूल क्या हुई है? प्लस हुई है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंथैल्पी एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके और समझा देता हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो एक नॉर्मल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू होती है, जो कि हम कहते हैं जैसे एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती चली जा रही है, और इस तरह से एक वक्त आएगा कि ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस, कौन सा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये है डिफरेंस किसका? ये डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, यानी कि एनर्जी बड़ी है। और एनर्जी बड़ी है तो जब बढ़ती है तो हम उसको पॉजिटिव प्लस में शो करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, तो बात आपको और क्लियर हो जाएगी।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ग्राफ में वही उसकी लेबलिंग है। एनर्जी आपके पास वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सेम एज इट इज यहाँ वाई एक्स एक्सिस की जो लेबलिंग है वो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या हो गई? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? रिएक्टेंट। और यहाँ लिखूंगा मैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो रिएक्टेंट की एब्जॉर्ब एनर्जी, अब जरा गौर से देखिएगा बेटा तो बात समझ में आएगी। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। और यहाँ पे ये क्या है? ये है यहाँ पे एंथैल्पी। क्या है ये? एंथैल्पी। एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव होगी। एंथैल्पी यहाँ पे नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? इसको समझिएगा। देखो सीधी सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारे पास है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि हीट रिलीज होती है सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में ये भी समझाया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड है, तो लकड़ियां जब जलाएंगे आप तो पहले आपको उनको जलाना पड़ेगा, आग देनी पड़ेगी। तो आग जब आप लगाएंगे लकड़ियों को, उस वक्त आप तो एनर्जी दे रहे हैं ना, तो आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो देने वाली एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर वही डेफिनेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ठीक है। दोनों ही केस में एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो एनर्जी चाहिए वहाँ पे एब्जॉर्ब करनी है, तो इसलिए वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में असल में रिएक्शन को सिर्फ शुरू कराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो उसके अंदर से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी यानी कि जो हीट निकल रही है वो ज़्यादा है और एब्जॉर्ब एनर्जी कम है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोडक्ट तक ये रिलीज्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एब्जॉर्ब एनर्जी होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कम और एनर्जी रिलीज ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ देखो तो इसमें एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक एब्जॉर्ब हुई है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। कुकिंग ऑफ फूड की एग्जांपल दी थी ना, कुकिंग ऑफ फूड में खाना जो है पकने में ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और रिलीज कम करता है, इसलिए ओवरऑल एंडोथर्मिक है। तो आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी रिलीज हुई है, तो रिलीज कम हुई है और एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई है, तो एंडोथर्मिक है। यहाँ एब्जॉर्ब कम हुई है और रिलीज आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम ओवरऑल क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बल्कि यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा एंड रिलीज के लिए, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ से शुरू होगी ना रिलीज होना, जितनी एब्जॉर्ब हुई उसके बाद रिलीज होना शुरू हुई यहाँ से यहाँ तक, तो एब्जॉर्ब ज़्यादा और रिलीज कम है, इसलिए ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कम हो रही है। अब दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद आते हैं एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी यानी कि इंटरनल हीट अगेन से देखो सीधी सी बात है, जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, इसलिए मैंने एरो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया, अगर गौर करो इधर मैंने एरो नीचे से ऊपर की तरफ बनाया था क्योंकि एनर्जी बढ़ रही थी, ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिव आई।
लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाने का मकसद ये है, ये आपको दिखाना कि एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है, एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है ना। और इसी तरह से यहाँ जब एनर्जी कम हो रही है तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी कम होने की वजह से जो है ग्राफ डाउनवर्ड बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, आपको ये शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो का रिलीज हो रही है यहाँ पे, इसलिए एनर्जी रिलीज जो है वो नेगेटिव साइन से शो की जाती है। अब इसको आसान लफ्जों में अगर तो मैं समझाऊं तो तुम इस तरह समझ सकते हो कि जैसे बर्निंग ऑफ वुड है। देखो इसको इस तरह समझ सकते हो, यहाँ पे हम जो बताते हैं ना कि रिएक्टेंट में, एक डेली लाइफ एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे जैसे लकड़ियाँ जलाते, तो लकड़ियाँ जलाते हैं, लकड़ियाँ भी एक फ्यूल ही है, तो फ्यूल का जो एनर्जी कंटेंट है वो हमेशा ज़्यादा होता है, फ्यूल का एनर्जी कंटेंट हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास, मैं कहूँ कि ये 0 है, ये 10 है, ठीक है ना। एक मिनट, इसको यहाँ से कर लेते हैं 10, इसको कर लेते हैं 20 और इसको मान लेते हैं 30, प्रोडक्ट को 30 मान लेते हैं, ठीक है। रिएक्टर को दफ़ा हम 30 मान लेते हैं, 40 ऑन 50 ऑनवर्ड करके। तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि अब आप देख सकते हो 30 इस वक्त क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है 10, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, यानी कि हीट रिलीज हुई है ना, और जब रिलीज हुई है तभी तो नेगेटिव हुआ है, कम हुई है, इसलिए हम उसको नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं। देखो वुड एक फ्यूल है, वुड जला रहे हो, ठीक है ना, वुड एक फ्यूल है, यानी कि वुड के अंदर एक एनर्जी मौजूद है ना, वुड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्यूल है, फ्यूल है तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन जब वुड जल जाएगी तो क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, ऐश, ठीक है। क्या वो राख को आप जला के कोई काम कर सकते हैं, क्या उस राख को जला के आप कुछ काम कर सकते हैं, मेरा सवाल है आप लोगों से। वुड जलाते हैं पहले के ज़मानों में, बल्कि आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लकड़ियाँ जला के लोग जो है खाना वगैरह पकाते हैं। तो वुड एक फ्यूल हुआ, यानी कि फ्यूल के अंदर एनर्जी होती है, यानी कि वुड के अंदर एनर्जी मौजूद है। लेकिन जब वुड जल जाएगी तो राख बन जाएगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि राख को जला के कोई काम किया जा सकता है, क्या राख में एनर्जी होती है, मेरा सवाल है आप लोगों से। नहीं होती, बिल्कुल। जी बेटा। तो राख में यानी कोई एनर्जी नहीं होती। तो इस बात से ये साबित होता है कि उसकी एनर्जी रिलीज हो गई है, वुड से एनर्जी रिलीज हो गई तो राख बनी ना। तभी तो प्रोडक्ट आपका ऐश है, यानी कि उसके अंदर आपके पास कोई एनर्जी नहीं बची। रिएक्टेंट क्या था, वुड था, वुड में एनर्जी थी, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना ऐश, और ऐश में कुछ भी एनर्जी नहीं है, राख में कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो इसलिए एनर्जी रिलीज हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट सराउंडिंग में चली जाती है। जस्ट व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ठीक है बेटा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बताएं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स पे हम आ रहे हैं, एसएस लॉ ऑफ हीट समेशन वगैरह है। बेटा ऑल ऑफ यू क्लियर, सबको समझ में आ गया, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाऊं। क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स के बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। बेटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सबको क्लियर हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। हरी अप। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम दिखा रहे हैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। आप आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, जब खाना बनता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, खाना तैयार होता है यानी कि प्रोडक्ट बन जाता है, खाना जब बन जाता है तो उसे प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह लकड़ियाँ जब जलाते हैं तो लकड़ियाँ जलाते हैं तो सराउंडिंग में हीट जाती है, लोग अपने आप को सर्दियों के सीज़न में लकड़ियाँ जला के अपने आप को गर्म रखते हैं, खासतौर पर वो लोग जो रात में बाहर होते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट्स क्या हो गया, वुड हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, लेकिन जब उसके बाद जल जाएंगी तो राख बन जाएंगी, और एनर्जी रिलीज हो रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तभी तो एनर्जी रिलीज होने के बाद सराउंडिंग में जब जाना हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही हो तो हम उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, हीट रिलीज कम होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, हीट एब्जॉर्ब कम होगी, हीट रिलीज ज़्यादा होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। दोबारा बोलता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब कम और हीट रिलीज ज़्यादा होगी, तो रिलीज ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक है, और वहाँ एब्जॉर्ब ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक है। बेटा आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया टॉपिक, हम आगे बढ़ जाएं। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारे पास है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। Hess's law of heat summation. It states that heat absorbed or evolved during a reaction is independent of particular manner of reaction in which reaction takes place. That is, if a reaction takes place in single step or several steps, its enthalpy change will be same. चलिए अब आपको एंथैल्पी चेंज के बारे में समझाते हैं। हेसिस लॉ में इसने ये बोला था कि अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व की बात अगर करें तो एंथैल्पी चेंज उसका एक जैसा रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन से समझाता हूँ। इस पास पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेनेशन उसी हिसाब से दूंगा ताकि आपका आंसर भी वैसे के वैसे ही बन जाए। कार्बन डाइऑक्साइड gas react with
react with excess of sodium hydroxide solution to give sodium carbonate with enthalpy or heat change with enthalpy or heat change about minus 90 kilojoule per mole. This reaction may easily be carried out via sodium bicarbonate formation. Hence, the total enthalpy change will be minus 90 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब देखो मैं ये आपको मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन लिखवाई है इसी के साथ में इसकी एग्जांपल भी समझा देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। जब मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो आपको एक्सप्लेन एक ये बात बताइए कि अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में कराया जाए एक से ज़्यादा स्टेप में कराया जाए तो उसका एंथैल्पी चेंज सेम रहता है। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने 2NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को 2NH के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ साथ बन गया H2O यानी कि वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो आया आपके पास माइनस 90 किलो जूल पर मोल। कौन बताएगा मुझे ये रिएक्शन किस टाइप का है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? कौन बताएगा ये? हरी अप, टेल मी, आई एम वेटिंग कि ये रिएक्शन किस टाइप का होगा। गुड, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वेरी गुड बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता लग रहा है? नेगेटिव साइन से। वेरी गुड। हाँ बेटा, हीट रिलीज तो हो रही है लेकिन हीट रिलीज कहीं लिखा नहीं है ना, आपने नेगेटिव साइन से अंदाजा लगा लेना कि ये हीट रिलीज हुई है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गुड बेटा। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जो है डेल्टा एच नेगेटिव है तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो स्टेप में होता है। NaHCO3 बना प्लस एक और NaOH दिया हमने इसको, तो आपके पास बन गया ये। बेटा मैंने आपको कहा था मैं टोटल टॉपिक देख रहा हूँ क्योंकि असल में रिड्यूस लेबल्स के बारे में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है 100%। और सेकेंडली ये भी है कि बेटा आपको आगे जाके मुश्किलात होंगी अगर आपने कुछ टॉपिक छोड़ दिए, क्योंकि देखो रिड्यूस सिलेबस एक्चुअली क्या है, वो आपकी तैयारी के लिए। आप रिड्यूस सिलेबस से ही तैयारी करें, लेकिन पढ़ना आप पढ़ पूरा लें, इसमें बेहतरी आप किए ताकि आपको आगे मसला ना हो कि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया था क्योंकि रिड्यूस सिलेबस था। आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा होना चाहिए ना, इसलिए कह रहा हूँ।
खैर, बात कर रहे थे डेल्टा एच। तो इस फर्स्ट स्टेप की डेल्टा एच की जो डेल्टा एच है वो है -49 किलो जूल, जो कि डेफिनेटली आपको समझ में आ रही है कि एक्सोथर्मिक है। इसी तरह से हमारे पास अब जो है इसी तरह से हमारे पास अब जो है यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगी, इधर डेल्टा एच जो है वो है -41 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा, तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 NaOH से रिएक्शन कर रहा है और आपके पास Na2CO3 और H2O बन रहा है। ठीक है। अब इस दफा दूसरी दफा में मैंने क्या किया, मैंने NaOH एक रखा, दो नहीं रखे, एक रखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने NaOH से रिएक्शन किया और बना NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने दोबारा रखा है। आपके पास बना NaHCO3, जिसको मैंने नाम दिया है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। फिर हमने दोबारा एक और NaOH रख दिया। जैसे हम दोबारा एक और NaOH रखा तो अब आपके पास हीट रिलीज हुई -41 किलो जूल और आपका प्रोडक्ट बना Na2CO3। तो देखो, अगर तो इस स्टेप में भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ये Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट ही बन रहा है ना प्रोडक्ट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का NaOH रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम दो दफा, यानी कि एक दफा अलग रखवाएं NH, फिर दोबारा जब प्रोडक्ट आए तो फिर दोबारा NH रखें। यानी कि अगर गौर करो तो यहाँ पे एक दफा ये NH रखा, एक दफा ये NH रखा, तो दो NH ही रखे ना। तो अगर हम डायरेक्ट दो NaOH के साथ रिएक्शन कराते तो हमारे पास डायरेक्ट ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम एक एक करके NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास जो है एक से ज्यादा स्टेप के अंदर, यानी कि दो स्टेप के अंदर Na2CO3 फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हो रहा है। तो हेसिस लॉ ने ये कहा था कि अगर एक रिएक्शन को अगर आप एक ही स्टेप में करें या एक से ज्यादा स्टेप में करें तो आपका प्रोडक्ट का जो है वो भी वही फॉर्म होगा, और इसके साथ साथ उसकी इंथैल्पी चेंज भी एक ही होगी। जैसे यहाँ इंथैल्पी चेंज जो है एक दफा में या एक स्टेप में ही -90 किलो जूल है, और अगर दो स्टेप में देखें तो वो भी -90 किलो जूल बनेगी। कैसे, देखो, अब आप इनको ऐड कर लो, डेल्टा एच इज टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो हमारे पास डेल्टा H1 कितनी है, वो है -49। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डेल्टा H2 कितनी है, वो है -41। तो टोटल कितना हुआ, -90 किलो जूल पर मोल। यानी कि अगर हम दोनों रिएक्शंस की इंथैल्पीज को ऐड करें, इसको और इसको हम ऐड करें, तो वो बराबर किसके बनेगी, वो बराबर बनेगी -90 के। तो एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, इंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। इंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं आएगा, इंथैल्पी चेंज वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ में आई बात। यही हेसेस लॉ में इसने समझाया था। हेसेस लॉ में हेसेस जो साइंटिस्ट था उसने यही बात समझाई थी कि एक रिएक्शन एक स्टेप में किया जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में किया जाए, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो हमेशा चेंज सेम रहेगा, चाहे वो एक स्टेप में हो या रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, एवरीवन इज क्लियर। जी बेटा, गुड। सो एंथैल्पी चेंज क्या है, एंथैल्पी चेंज यानी कि हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब। यहाँ पे हीट रिलीज हुई है तो एक दफ़ा में रिएक्शन करा दिया तो Na2CO3 से बना और -90 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई। एक से ज़्यादा दफ़ा में रिएक्शन करा दिया तो भी उसके साथ साथ यही हुआ कि एक जैसी एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि -90 किलो जूल, इन दोनों को ऐड करके। तो इस तरह से आज के टॉपिक में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है एंथैल्पी चेंज का रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करा दूंगा आपको। वो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन है बहुत आसान न्यूमेरिकल्स, हम कर लेंगे। एंथैल्पी चेंज की जगह एनर्जी चेंज रिमेन कांस्टेंट लिख सकते हैं।
एनर्जी चेंज भी कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन एंथैल्पी एक पर्टिकुलर वर्ड है. आई हैवंट गॉट अ टाइम अलार्म फ्रॉम द जूम, तो इसलिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. जब वो देगा तब देख लेंगे, अभी तो 10 मिनट से भी ज़्यादा ही पड़े हैं हमारे पास. आई डोंट नो कि टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. खैर 45 तक तो हमें है. सो राइट नाउ मैं आपके सामने जो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ वो है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, ये आपके पास एक्सरसाइज का बुक की जो एक्सरसाइज है, पेज नंबर है आपका 163. ठीक है, मैं पेज भी लिख देता हूँ. बुक पेज 163. ठीक है, इस पेज पे जो है आपके पास जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट. ठीक है, अब लिखता सवाल ये है कि इन अ सर्टेन प्रोसेस, in a certain process 848 joule of heat, 848 joule of heat is absorbed by a system. यानी कि 848 जूल जो है सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की. ठीक है, while 394 joule of work is done on the system. While 394 joule of work is डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे जो काम किया गया है वो हुआ है 394 जूल का. ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या प्रोसेस हुआ है. ठीक है ना, अब जरा से ध्यान सुनिएगा बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आसानी से समझ में आएगा. पहले तो डाटा बनाते हैं. ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है, 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, यानी कि हमारे पास क्यू जो है एब्जॉर्ब हुई है 848 जूल है. ठीक है ना, याद रखिएगा 848 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है तो इसलिए पॉजिटिव साइन है. वाइल 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज वर्क डन है ऑन द सिस्टम, यानी कि -394. मैंने आपको बताया था अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो माइनस में लिखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो पॉजिटिव लिखिएगा. ठीक है, अब आपके पास आपने ये लिख दिया. फिर सवाल आपसे करता है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस. इंटरनल एनर्जी यानी कि वही आपसे डेल्टा ई मांग रहा है, चेंज इन एनर्जी मांग रहा है आपसे, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया. ठीक है, अब इसके बाद आपके पास जो है इसका आ जाएगा सोल्यूशन. ठीक है ना, सोल्यूशन में आप लिखेंगे फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आपको पता है कि Q जो है जब डिवाइड होता है, हीट जो होती है वो डेल्टा ई कर यानी कि चेंज एनर्जी करती है और वर्क डन कराती है. ठीक है ना, मैं इसको इसलिए बार बार इस तरह बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे कि हीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्क डन कराती है, दूसरा चेंज इन एनर्जी. तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा इस तरह से याद रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा इस फॉर्मूले को. अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा ई, और डब्ल्यू जो है हमारे पास डब्ल्यू और क्यू गिवन है, तो मैं इसको उधर मूव करा दूँ, ये जगह डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है, अब हमारे पास क्यू क्या है, तो क्यू हमारे पास है 848. ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास जो है माइनस फॉर्मूले का आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद -394 भी अलग से दिया हुआ है. देखो -394 एक इसलिए क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला जो माइनस है ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, तो वो लिखा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. ठीक है, जो प्लस हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1242 जूल.
चेंज इन एनर्जी। समझ में आ गया सबको? बेटा जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स दें कि आर यू क्लियर?